नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की खबर के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने होगी। बात होगी राज्यवार खबरों की और खेलों की दुनिया की बड़ी हलचल की भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और डेनमार्क के बीच 13 समझौते जल संसाधन, सांस्कृतिक सहयोग, रोजगार, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में करार। दोनों देशों के बीच सरकारी निजी क्षेत्रों में बढ़ेगा सहयोग। LIC IPO को एंकर इन्वेस्टर्स से मिला शानदार रिस्पॉन्स। 949 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की दर से जुटाए 5,627 करोड़ रुपए। संस्थागत और खुदरा निवेशकों के लिए कल से खुलेगा IPO। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए भारत ने बढ़ाया फिर मदद का हाथ। $20 करोड़ के अतिरिक्त करंट क्रेडिट लाइन की सुविधा। कर्ज, क्रेडिट लाइन और क्रेडिट स्वैप्स व्यवस्था के तहत अब तक $3 अरब से अधिक की सहायता। और धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। ईदगाहों और मस्जिदों में लोगों ने अदा की ईद की नमाज। अक्षय तृतीया के मौके पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में लगाई डुबकी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुले कपाट। और हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के रोहिणी में भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने लोगों से कोविड से सतर्क रहने और सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जैन धर्म के प्रवर्तकों ने सदियों पहले ही मास्क की उपयोगिता को समझ लिया था। आदर्श कारागार नियमावली पर कई राज्यों ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि आदर्श कारागार नियमावली 2016 सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मई 2016 में भेजी गई थी और इसका मकसद देश की जेलों पर लागू होने वाले बुनियादी सिद्धांतों में एकरूपता लाना है। लेकिन अब तक कई राज्यों ने इसे अपनाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। देश के कई हिस्सों में बिजली संकट के बीच अप्रैल में देश का कोयला उत्पादन 28% बढ़कर 6.61 करोड़ टन हो गया है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अप्रैल 2022 के दौरान भारत का कुल कोयला उत्पादन 661.54 लाख टन था। अकेले कोल इंडिया से बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति 4.97 करोड़ टन रही। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,568 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 19,137 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.04% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 विरोधी टीके की 189.23 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही कोविड-19 के खिलाफ बेहद सख्त नीति अपनाई जा रही है। यात्रा समेत अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर लॉकडाउन भी लागू किया जा रहा है। रॉकेट लैब ने अपने छोटे इलेक्ट्रॉन रॉकेटों को फिर इस्तेमाल योग्य बनाने की कोशिश की है। न्यूजीलैंड में रॉकेट को हेलीकॉप्टर से पकड़ने का अभियान आंशिक रूप से सफल रहा। रॉकेट पकड़ते ही हेलीकॉप्टर के चालक दल के सदस्यों को सुरक्षा कारणों के चलते उसे छोड़ना पड़ा और रॉकेट प्रशांत महासागर में गिर गया, जहां उसे एक नाव की मदद से बाहर निकाला गया। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने 11 साल से अधिक समय में पहली बार ब्याज दर में बढ़ोतरी की है और इसे 0.1% से बढ़ाकर 0.35% कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने मुद्रास्फीति को 2 से 3% के बीच रखने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। यहां पिछले हफ्ते जारी आंकड़ों के मुताबिक मुद्रास्फीति मार्च में बढ़कर 5.1% हो गई थी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स के कीव यात्रा से इनकार के बाद विपक्ष के नेता कीव के लिए रवाना हो गए हैं। विपक्षी नेता कीव में यूक्रेनी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर को आमंत्रित करने से कीव के इनकार के कारण शोल्स ने कीव का दौरा करने से इनकार किया है। यूनान में चल रही IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत को 2 पदक मिले हैं। 49 किलो वर्ग में ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीता है, जबकि वीर रितिका को कांस्य पदक मिला है। भारत के इस टूर्नामेंट में 3 पदक हो गए हैं। इससे पहले कल हर्षदा शरद गरुण ने स्वर्ण पदक जीता था। कान फिल्म महोत्सव के एक प्रारूप में भारत आधिकारिक रूप से सम्मानित देश के रूप में शामिल होगा। कान फिल्म मार्केट नामक ये कार्यक्रम कान फिल्म महोत्सव का ही एक हिस्सा है, जो 17 मई से 25 मई तक चलेगा।
वहीं भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकार सत्यजीत रे की दुर्लभ फिल्म प्रतिद्वंदी को इस बार कान फिल्म महोत्सव में विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में आज डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे, जहां उन्होंने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच अविलंब संघर्ष विराम करके बातचीत की अपील की है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच आज कोपेनहेगन में हुई शिखर वार्ता के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। तमाम ऐसे पहलू रहे जिन पर चर्चा हुई है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भारत से यूक्रेन के मामले में रूस पर अपने प्रभाव का उपयोग करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस और यूक्रेन को युद्ध विराम करके बातचीत के टेबल पर आना चाहिए। संयुक्त बयान के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर नियम आधारित व्यवस्था लागू करने और मुक्त और खुले दक्षिण चीन सागर को सुनिश्चित करने की वकालत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। वहीं डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि डेनमार्क की तकनीक से भारत को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी है और दोनों नेताओं ने इसे और मजबूत करने की बात कही। हमारी आज की चर्चा के दौरान हमने अपने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ज्वाइंट वर्क प्लान की समीक्षा की। मुझे खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, स्वास्थ्य, पोर्ट्स, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी तथा वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कंपनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के लिए बहुत अवसर है। Relations between our two countries are very strong. Prime Minister, I deeply appreciate this important meeting. We are moving fast in transforming our green strategic partnership into some concrete results. The Indian government has high ambitions for green transition and for making India more independent on fossil fuels. I am very proud that Danish solutions play a key role in realizing these important ambitions. Today we have agreed on a number of concrete steps on green energy, clean water, and to counter the next global health crisis, just to mention a few examples. जर्मनी से कोपेनहेगन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। मेटे फ्रेडरिक्सन ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास मारियनबोर्ग पहुंचने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। दोनों नेताओं ने पहले अलग से बातचीत की और इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान ग्रीन कार्यनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिपिंग, जल और आर्कटिक में सहयोग पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें 9 सरकारी समझौते हैं और 4 निजी करार भी शामिल हैं। इनमें जल संसाधन, सांस्कृतिक सहयोग, रोजगार, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा जल संसाधन, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग पर भी करार किया गया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम को लेकर भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भारत और डेनमार्क बिजनेस फोरम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दोनों देशों के दिग्गज उद्योगपतियों से मुलाकात की। डेनमार्क के साथ द्विपक्षीय संबंधों के अलावा प्रधानमंत्री कल डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
डेनमार्क ने दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन में महामारी के बाद आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा वैश्विक सुरक्षा की स्थिति और भारत नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग के संबंधों में विशेष रूप से चर्चा भी शामिल है। साथ ही पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 के बाद से सहयोग का जायजा भी लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आज हमने देखा भारत और डेनमार्क के बीच 13 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और अब कल जो नजरें हैं वो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन पर रहने वाली हैं। भारत के नजरिए से कितना अहम डेनमार्क का दौरा? देखिए, बहुत ही अहम है प्रीति, क्योंकि देखिए खास तौर पे जो कोविड पैंडेमिक है और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध है, उसके बाद दुनिया के सभी देशों में, अगर उन्नत देशों की बात करें तो उन्नत देशों में यह एक समस्या आ खड़ी हुई है कि उनके पास जो उन्नत टेक्नोलॉजी है या उनके पास जो वित्तीय संसाधन है उसका वे कहाँ उपयोग करेंगे, कहाँ लगाएंगे। और भारत जैसे देशों के सामने एक मामला ये है कि हमें जो एक कह सकते हैं कि तेल या गैस पे जो निर्भरता है, उस निर्भरता को कैसे करके एक ऐसी तकनीक में जाएं जहाँ की तेल और गैस पे या कोयला पे हमारी निर्भरता नहीं रहे। तो डेनमार्क और जो अन्य नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ये इस मामले में इनको महारत हासिल है कि ये बहुत ही तेज़ी से ग्रीन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। और आप समझ सकती हैं कि डेनमार्क के साथ जो हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, उस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को हम ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कहते हैं। आमतौर पे जो पार्टनरशिप होती है उसको कहते हैं स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप या प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। लेकिन ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप डेनमार्क के साथ है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत ग्रीन तकनीक को बढ़ावा देने पर पूरा जोर दे रहा है। और डेनमार्क के पास जो तकनीक है वो बहुत उन्नत तकनीक है ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। इसीलिए दोनों देशों के बीच आने वाले दिनों में एनर्जी डायलॉग होगा, एनर्जी पॉलिसी डायलॉग जो मंत्री के स्तर तक किया जाएगा, ताकि जो एनर्जी के मामले में हम धीरे धीरे या तेजी से हम शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, जो जिसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं उसके जगह पे जो विंड एनर्जी है या सोलर एनर्जी है या हाइड्रोजन के माध्यम से जो एनर्जी निकलेगी, इन सारे की तरफ कैसे हम तेजी से शिफ्ट कर सकते हैं। और नॉर्डिक जो अन्य देश है जिसके साथ कल शिखर सम्मेलन होगा, उन सारों की एक खास विशेषता है कि उनके पास भी फिनेंशियल एसेट्स काफ़ी हैं और उनको भी निवेश के अवसर चाहिए, उनके पास भी ग्रीन टेक्नोलॉजी है। तो आप हम कह सकते हैं कि देखिए ये जो सम्मेलन डेनमार्क में एक शिखर सम्मेलन आज हुआ और जो कल होगा नॉर्डिक देशों के साथ, हमारे जो पूरे ग्रीन टेक्नोलॉजी और COP26 में हमने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करने के लिए ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम पहलुओं पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीमा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी LIC ने अपने IPO से पहले घरेलू संस्थानों की अगुवाई में एंकर निवेशकों से 5,627 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए हैं। शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक एंकर निवेशकों को करीब 5.9 करोड़ शेयरों के आवंटन में से 4.2 करोड़ शेयर 15 घरेलू म्यूचुअल फंडों को आवंटित किए गए थे। यह आवंटन कुल 99 योजनाओं के माध्यम से किया गया। IPO के दस्तावेज के मुताबिक बिक्री के लिए पेश किए गए 22.13 करोड़ शेयरों में से 5.93 करोड़ शेयर एंकर निवेशकों के लिए आरक्षित थे। संस्थागत और खुदरा खरीदारों के लिए निर्गम 4 मई को खुलेगा और 9 मई को बंद होगा। कंपनी के शेयर IPO के बंद होने के एक सप्ताह बाद 17 मई को शेयर बाजारों में लिस्ट होंगे। IPO के तहत 15,81,000 से अधिक शेयर कर्मचारियों के लिए 2,21,37,000 से ज्यादा शेयर पॉलिसी धारकों के लिए आरक्षित हैं। पात्र संस्थागत खरीदारों के लिए 9.88 करोड़ से अधिक शेयर और गैर संस्थागत खरीदारों के लिए 2.96 करोड़ से अधिक शेयर आरक्षित हैं। वहीं खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारियों को प्रति शेयर 45 रुपए की छूट भी मिलेगी, जबकि LIC के पॉलिसी धारक 60 रुपए प्रति शेयर की छूट पा सकेंगे। चालू वित्तीय वर्ष के पहले महीने में निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। भारत का जो एक्सपोर्ट यानी निर्यात है वो अप्रैल 2022 में 24.22% बढ़ा है और ये 38.19 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उत्पादों जैसे क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन से अप्रैल में एक्सपोर्ट में अच्छी वृद्धि देखी गई है। पिछले महीने के दौरान देश का इंपोर्ट यानी आयात भी 26.55% बढ़कर 58.26 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल 2022 में व्यापार घाटा बढ़कर 20.07 अरब डॉलर हो गया। एक साल पहले ही
अगर देखें तो इसी अवधि में 15.29 अरब डॉलर पर यह था। और आज की खबर को आप टीवी के अलावा सनसेट टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। ये बुलेटिन सनसेट टीवी के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर भी देखा जा सकता है। इसके अलावा आप सनसेट टीवी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है, वहां भी फॉलो कर सकते हैं। आप सनसेट टीवी के आईडी को फॉलो कीजिए और उस पर अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करिए, इसका हमें इंतजार रहता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार, साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। ATMs to delivery. How did you think of that idea? We evolved over a period of time, keeping an eye on the simple vision and mission that we had, which was to make safe drinking water available to people in a consistent, affordable, and sustainable manner. What was the business model that you thought of? There is no capitalist approach. So we started by first installing water ATMs at railway stations, where we were dispensing at 5 rupees a litre, and we are now trying to slide it down as low as 1 rupee a litre, and hopefully going forward even lower than that. Let's hear the story of unique tech-enabled water services startup, Jan Jal. और अब बात देश के चारों कोनों में राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्वोत्तर राज्यों के 4 दिवसीय दौरे पर आज गुवाहाटी पहुंचे। यहां असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बोडो साहित्य सभा के वार्षिक सम्मेलन और मिजोरम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह सहित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में 12वीं सदी के समाज सुधारक और लिंगायत संत बसवेश्वर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील और राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्री समेत अन्य लोग मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में नृपतुंगा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बेल्लारी में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। साथ ही कर्नाटक पुलिस का स्मार्ट ई-बीट ऐप भी लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज वर्चुअली योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से 75 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में इम्फाल में अंतर्राज्यीय ट्रक टर्मिनस का वर्चुअली उद्घाटन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर पूर्व क्षेत्रीय खेल सप्ताह में शामिल होने वो मणिपुर पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पिछले हफ्ते पार्टी की एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 7 बार के विधायक गोविंद सिंह को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया। गुजरात में कांग्रेस विधायकों की संख्या फिर कम हो गई है। खेड़ ब्रह्मा से कांग्रेस के विधायक अश्विन कोटवाल ने गुजरात विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्पीकर नीमाबेन आचार्य से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंपा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ लाउडस्पीकर विवाद मामले में पुलिस ने एमएनएस नेताओं सहित 100 लोगों को नोटिस जारी किया है। इस बीच सांगली जिले की एक अदालत ने 14 साल पुराने मामले में राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। राजस्थान के जोधपुर में ईद से पहले सोमवार देर रात सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। इस दौरान पथराव में 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। हालांकि पुलिस बल की तैनाती से हालात पर काबू पा लिया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है।
चंडीगढ़ में संयुक्त साइबर अपराध समन्वय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान चंडीगढ़ के डीजीपी प्रवीर रंजन ने कहा कि गृह मंत्रालय ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत हर क्षेत्र में संयुक्त साइबर समन्वय दल गठित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय मौसम अच्छा है, ऐसे में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए घाटी पहुंच रहे हैं। डल लेक में शिकारा का आनंद लेने और मुगल गार्डन देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक श्रीनगर आ रहे हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग पर्यटकों के आने से काफी खुश हैं। गर्मी के प्रकोप के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित अभिभावकों ने दिल्ली सरकार से स्कूलों के समय में बदलाव करने या अभिभावकों ने गर्मियों की छुट्टियां समय से पहले शुरू करने का अनुरोध किया है। गर्मी को देखते हुए कई स्कूलों में आउटडोर गतिविधियों को कम कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बेंगलुरु के कांतेरवा इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने प्रधानमंत्री की तारीफ की और कहा कि साल 2014 के पहले सभी खेलों के अंदर, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियाड हो या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा हो, कहीं भी मेडल की तालिका में भारत का नाम नहीं दिखाई देता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए और जीवन का एक लक्ष्य रखा कि खेल के क्षेत्र में भारत दुनिया में प्रथम बनना चाहिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के समापन समारोह में पोस्टल कवर का विमोचन किया गया। इस बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब जैन यूनिवर्सिटी के नाम रहा। जैन यूनिवर्सिटी ने 20 गोल्ड समेत 32 मेडल के साथ टेबल में टॉप पर रहते हुए यह खिताब अपने नाम किया है। बात मौसम की करेंगे। राजधानी दिल्ली में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, जिस वजह से तापमान में कमी दर्ज की गई। आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार को गर्मी बढ़ने की संभावना भी जताई है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली में कम से कम 2 से 3 दिनों तक लू चलने की संभावना नहीं है। वहीं तापमान 6 मई तक 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश से भीषण गर्मी और तपिश झेल रहे लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 6 मई तक जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बिजली गरजेगी, साथ ही बारिश होगी। मौसम का मिजाज बदलने से खासतौर पर कश्मीर संभाग में तापमान में गिरावट आएगी। देश के कई हिस्सों में गर्मी का सितम अभी भी जारी है। कई जगहों पर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बना हुआ है। फिलहाल कुछ राज्यों में राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो यूक्रेन पर रूसी सेना के आक्रमण की शुरुआत के बाद से अब तक करीब 2 लाख बच्चों समेत 10 लाख से अधिक लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालकर रूस ले जाया गया है। यूक्रेन ने इस पूरे युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों पर नागरिकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रूस या रूसी नियंत्रित क्षेत्रों में ले जाने का आरोप लगाया है। एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक आम नागरिकों को दोनेत्स्क, लुहांस्क और यूक्रेन के अन्य हिस्सों के खतरनाक क्षेत्रों से निकाला गया है। गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका की तरफ एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाते हुए भारत ने उसे ईंधन खरीद के लिए $20 करोड़ की एक और कर्ज सुविधा दी है। श्रीलंका के बिजली और ऊर्जा मंत्री कंचन विजयशेखर ने बताया कि भारत पहले ही $20 करोड़ की अतिरिक्त कर्ज सुविधा दे चुका है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ $50 करोड़ की एक और ऋण सुविधा के बारे में बातचीत चल रही है। इसके पहले भी भारत से मिली $50 करोड़ की ऋण सुविधा में से $40 करोड़ का इस्तेमाल श्रीलंका मार्च और अप्रैल ईंधन खरीद के लिए कर चुका है। इसके अलावा भारत श्रीलंका से आयात के एवज में मिलने वाले $1.5 अरब के भुगतान को भी टालने पर सहमत हो गया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा आज से विधिवत रूप से शुरू हो गई है। आज से भक्तों के लिए गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट 6 महीने बंद रहने के बाद अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधिवत पूजा अर्चना के बाद खोले गए हैं। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। और देश भर में आज अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती मनाई जा रही है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इस मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। इस दिन दान और पवित्र नदियों में स्नान से पुण्य मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में और भी कई काम हैं जिन्हें अक्षय तृतीया के दिन करना शुभ माना गया है।
वहीं देश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को बधाई दी है। ईद के मौके पर ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। दुनिया भर में ईद उल फितर का पर्व मनाने के लिए इस बार लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों और यात्रा प्रतिबंधों के कारण पिछले 2 साल से लोग ईद का जश्न पूरे हर्षोल्लास से नहीं मना पाए थे। खाड़ी देशों में ईद कल मनाई गई थी। ईद उल फितर को रमजान के 1 महीने के बाद मनाया जाता है। इस मौके पर अटारी वाघा सीमा पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मिठाइयां बांटी और ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। बीएसएफ का कहना है कि सीमा पर वर्चस्व कायम रखते हुए शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने में बीएसएफ हमेशा आगे रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जर्मनी में प्रधानमंत्री के आगमन पर हुए नृत्य की झलकियों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।